सफेद कैसे होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। डिमांड होके हम हम जो है पॉलिटिकल सेटअप के साथ ही मार्केट में जाएंगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा जून में भी जो अभी पीस पीएड पीडीएम की गवर्नमेंट जा रही थी, तो उसी वक्त जो है हमारा लास्ट अभी जो चल रहा है आईएमएफ प्रोग्राम हुआ था, बट वो एक इलेक्टेड पॉलिटिकल सेटअप के साथ हुआ था। उन्होंने केयर टेकर के साथ डे टू डे बेसिस पे जो इश्यूज थे उस पर जरूर बात की, बट जो प्रोग्राम नेगोशिएट हुआ था उन्हीं के साथ हुआ था। तो ये दो कंसर्न है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि अगले वीक जो है, जब तक थोड़ी सी और क्लैरिटी इस इलेक्शन के हवाले से कहीं सुप्रीम कोर्ट या कहीं से नहीं आ जाती कि इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे, थोड़ा मार्केट फंस सकती है। बट आई गेस जो जो चीज़ें जिसमें, अगर आपको याद हो कि हमने पीपीएल पे भी एक बात की थी कि इसमें कोई स्पेशल डिविडेंड की बात हो रही थी, तो हमने फ्राइडे वाले सेशन में देखा कि मार्केट जो है जब करेक्ट हुई तो पीपीएल भी करेक्ट हुआ, लेकिन साथ साथ वो और के इलेक्ट्रिक रिकवर होगा। हमें लगता है कि ये जो रिफॉर्म्स वाली चीज़ें हैं, जिसमें शायद जो है आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं, इनमें शायद अगर कहीं कल भी मंडे को करेक्शन आए टुडे पाए तो एक्टिविटी रह सकती है, या हो सकता है कि ये अपने कल की क्लोजिंग से ही थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाए। सही। सर, किस सेक्टर में आप देखते हैं कि जो है इस टाइम पे परफॉर्मेंस नज़र आ सकती है ये इस वीक में? मुझे लगता है के इलेक्ट्रिक ने थोड़ा सा लीड ली है ना, उसकी वजह से दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट जो है ना रिफॉर्म वाली चीज़ों में आ जाएगा, जिसमें आईपीपीज भी शामिल है, जिसमें और अब मेरे ख्याल से जो है ना रिजल्ट सीजन भी स्मार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आईपीपीज, के इलेक्ट्रिक और एक्सप्लोरेशन सेक्टर, ओएमसी मार्केटिंग सेक्टर, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। इसके अलावा हमने देखा कि सीमेंट के नंबर अच्छे आने और मार्च के महीने में इन्फ्लेशन कम होकर इंटरेस्ट रेट घटने की बात, इंटरेस्ट रेट कम होने की बातें शुरू हो गई है। तो हमने लास्ट वीक में सीमेंट सेक्टर में भी दोबारा से इंटरेस्ट आना आते हुए देखा।
तो मुझे लगता है कि शायद अगर जो थोड़ी सी मार्केट अपने आप को होल्ड करेगी टिल द क्लैरिटी ऑफ दिस डिसीजन, मे भी थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकती है। बट अगर ये खबर आती है कि ये इलेक्शन थोड़ा सा डिले हो रहे हैं, तो मार्केट इसको पॉजिटिव रिएक्ट करेगी मेरे ख्याल से। जब तक इस पर थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, थोड़ा मार्केट शायद अपने आप को कंसोलिडेट करे और थोड़ा लोग जो है ना चीज़ों का वेट करें। बट इन ईदर केस, अगर इलेक्शन हो भी रहे और ये सेटअप किसी ना किसी तरह से कुछ इकोनॉमिक अफेयर्स को देखता है या उसको जो है ना लुक आफ्टर कर रहा होता है, तो शायद जो है ना मार्केट जो है ना इसको बहुत नेगेटिव ना ले और उसको पॉजिटिव ले ले। सही। सर यहाँ पर जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे ये जो सेशन होता है हमारा वो हमारे पार्टिसिपेंट के लिए होता है और उनके जी सवालात होते हैं और आपके जो है एक्सपर्ट जवाब होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं मैं उन से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो है जो भी आपके सवालात हैं वो आप कर सकते हैं। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी साथ में कि जब आप सवाल करें तो कोशिश करें कि अपने सवाल को वन गो में ही करें, ताकि इससे ये होता है कि हमारे जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको मौका भी मिले, वरना ये होता है कि वो जो 2-4 होते हैं वो बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं, रिपीट हो सकते हैं ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि दूसरों को भी मौका देना चाहिए। जी, यहाँ पर जो है नैयर साहब हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप अपना सवाल कीजिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम रिजवान भाई, आप सलाम। ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम नैयर भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक है, शुक्र 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजवान भाई, ऐसा है कि बैंकिंग सेक्टर का अब रिजल्ट आने वाला है, इसको आप जी नियर फ्यूचर में क्या देखते हैं? सेकेंडली, जो पावर सेक्टर है उसका क्या आपको आगे बेहतर फ्यूचर नज़र आ रहा है? और तीसरे शेल के बारे में अगर आप थोड़ा-सा गाइड कर दें, और एक थोड़ा-सा सॉरी सवाल लंबा हो रहा है, फार्मा सेक्टर का। थैंक यू वेरी मच। देखिए, शेल के अंदर तो ये है कि शेल की लास्ट फ्राइडे को खबर आ रही थी कि बाजार में कि इसका इस वीक जो कमिंग वीक है उसमें प्राइस रिवील हो जाएगी। अगर शेल की प्राइस आ जाती है तो मेरा ख्याल है शेल यहाँ से परफॉर्म करता हुआ आपको नेक्स्ट वीक में और भी दिखेगा, अगर उसकी प्राइस को 250 रुपये जैसी आती है। दूसरा सवाल था आपका कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आएंगे। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग के अंदर जो है आपको आने वाले दिनों में ख़ासतौर पे अस्करी, बैंक अल इस्लामी और HBL, इनमें एक अच्छी रैली आपको दिखेगी अक्रॉस द बोर्ड। हर बैंक में जिसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, डिविडेंड पे आउट अच्छे होंगे, उसमें आपको वहाँ से परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। बट ये वो स्टॉक्स है जिसमें मुझे लगता है कि अभी तक सबसे प्राइस परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा आप इसमें भी देख सकते हैं। सेकेंडली फार्मास्यूटिकल के अंदर है कि सर ने अच्छा परफॉर्म किया है, फिरोज ने अच्छा परफॉर्म किया है, और बाकी भी फार्मास्यूटिकल अच्छे हैं। बट अभी भी थोड़ा सा अगर आप थोड़ा देखें ना, तो इम्पोर्ट के अंदर जो है आपको प्रायोरिटाइज किया हुआ है। जितने हमारे पास डॉलर होते हैं, जितनी हमारी रेमिटेंसेस होती है, उसके हिसाब से हमारी चीज़ें हो रही हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कोई सरप्राइज नहीं होंगे, बट यस यहाँ से सर्च में मेरे ख्याल से एक करेक्शन तो होनी थी, हो गई है। आई गेस फार्मास्यूटिकल में फिरोज में अच्छा एक अपसाइड आ सकता है, हाइनून में अच्छा आ सकता है। ये दो तीन तो CPHL में मेरे ख्याल से यहाँ से आपको एक रैली मिल सकती है। बट ये है कि रोज ओवरऑल फार्मास्यूटिकल में कोई अभी सरप्राइजेज या कोई ऐसी मूवमेंट हो नहीं थी सिवाय सर्ल के और फिर उसके अलावा। सही। जी, यहाँ पर रिजवानी सॉरी सलमान साहब हैं। जी सलमान साहब आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी सलमान साहब। अच्छा, मुझे गैस का जो एक सर्कुलर डेब्ट का इशू चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी जो गैसेस के शेयर्स थे, जिसमें जी OGDCL, सर फेरिस्ता और BBL, इनकी हम्म, प्राइसेस में एक बड़ा ऊपर नीचे देखा गया है। तो अभी तक उसके बाद से कोई प्रोग्रेस तो नज़र नहीं आ रही, ऑल्दो ये शेयर्स जो हैं अपनी जगह एक जगह जाके ज़रा स्टेगनेंट हो गए हैं। इसके बारे में मैं चाह रहा था कि अगर आप थोड़ा सा एक ब्रीफली व्यू दे दें, और OGDCL की शेयर प्राइसेस की टारगेट प्राइसेस के रेफरेंस से भी एक थोड़ी सी एडवाइस कर दें। दूसरा सवाल मेरा फर्टिलाइजर्स के रेफरेंस से भी था कि फर्टिलाइजर्स में मैं देख रहा था कि फातिमा फर्टिलाइजर ने अचानक से एक प्राइस का जंप लिया है। तो कोई अपडेट है इस बारे में, और आप क्या समझते हैं इसकी टारगेट प्राइसेस क्या होंगी? काइंडली इस पर एडवाइस करें। वैसे सलमान साहब, एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे सेशन में बताया था, इस सेशन का मकसद ये होता है कि ओवरऑल जो है
देखिए, टारगेट प्राइस अगर मैं किसी चीज़ की दे दूंगा तो इसका मतलब है कि वो चीज़ चेस के बिहाफ पे दूंगा ना। तो टारगेट प्राइस में कोशिश करता हूँ कि चीज़ों में अवॉइड करूँ। बट ये ज़रूर है कि एक आपको रेफरेंस एक चीज़ बता सकता हूँ, सेक्टर के बारे में थोड़ा अपडेट कर सकता हूँ। देखिए, ऑयल एंड गैस के अंदर ये हुआ था कि जिस जमाने में 68 और 79 पे, 68 पे पीपीएल और 79 पे ये और 33 रुपीज़ पे ऐसे जीपी चल रहा था। तो उस वक्त लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा और हमें आईएमएफ से डॉलर नहीं मिलेंगे और डॉलर 400-500 रुपये का हो जाएगा और सर्कुलर डेट के ऊपर भी कोई डेवलपमेंट नहीं थी। फिर हमने देखा कि मोहम्मद अली साहब जो नए एनर्जी मिनिस्टर उनके आने के बाद से गैस के सर्कुलर डेट पे काम हुआ और हमने देखा कि नवंबर के महीने में गैस की प्राइस बढ़ गई। इस वक्त जो है गैस का सर्कुलर डेट पुराना वाला तो खड़ा हुआ है, इसके ऊपर वक्तन फवक्तन खबरें आती रहती हैं कि पे आउट के थ्रू, डिविडेंड प्लग एंड प्ले की थ्रू, स्कीम की थ्रू ओजीपीपीएल को डिविडेंड देंगे और उसको गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट से रिलीज करेगी। इस तरह की खबरें आती हैं। बट अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो गैस का एक सर्कुलेटेड खड़ा हुआ था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। मतलब हो ऐसा रहा था कि सुनौज जो है गैस खरीदती थी तकरीबन 1300 रुपये में, बेचती थी 900 रुपये वेटेड एवरेज पे। आज वो डिफरेंशियल जो है कम होके बल्कि प्लस में आ गया है। आई गेस इस वक्त जो है गैस खरीदी जा रही है शायद 1300 रुपये पे, बेच 1200-1300 रुपये में और बेच रहे हैं 1400 रुपये में। तो आई गेस कैश फ्लोज इनके काफ़ी पॉजिटिव होंगे। आपको दिसंबर के रिजल्ट में भी दिखेगा और सही रिफ्लेक्शन आपको जून के रिजल्ट में दिखेगी जब यहाँ पर तमाम तरह के इम्पैक्ट आ चुके होंगे। और आई गेस एक जनवरी में भी गैस प्राइस हाइक ड्यू है। अगर वो स्मूथली हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको जून के महीने में कैश फ्लोज बेहतर दिखेंगे। 2008 से पहले पाकिस्तान में सर्कुलर डेट का कोई और का कोई तस्वर नहीं था। मुशर्रफ साहब के एंड 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 के दिनों की बात है। तो उसके बाद से जो है ये चीज़ आई और उससे पहले अगर आपको याद हो तो पीएसओ 12 के मल्टीपल पे ट्रेड होता था। ओजीबीपीएल भी इसी तरह से रिलेटिवली 8, 9, 10 के मल्टीपल पे ट्रेड होते थे। तो अगर तो और 80-90% पे आउट होता था। तो अगर वो चीज़ें रिपीट होने जा रही हैं या वो चीज़ें उस तरफ की हल्की रिफ्लेक्शन पे आती है तो इसमें 52 रुपीज़ की ओजी की अर्निंग है। 10 का मल्टीपल तो 500 रुपये बनता है और पीपीएल की अर्निंग 35-40 रुपीज़ है तो 5-10 का मल्टीपल 40 रुपये बनता है। तो आई गेस रूम तो बहुत है। अब ये चीज़ें लोगों का जो व्यू था और लोग एक ज़माने में जब इसको 68 पे ट्रेड हो रहा था और ये 2-1.5 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा था पीपीएल और आई गेस इसी तरह से 1.5-2 के मल्टीपल पर ओजीडीसी ट्रेड हो रहा था, तो लोगों का ये बिलीफ था कि पाकिस्तान जो है रिफॉर्म नहीं कर पाएगा और इसी तरह से जो है ना लोगों ने इसको बिल्कुल ही थ्रो अवे प्राइस पे फेंका हुआ था। तो आई गेस टारगेट के लिए मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट 2008 का दे दिए कि रूम कहाँ तक है। दूसरी बात रह गई आपकी कि ये गवर्नमेंट कितनी, ये टिकट टेकर कितनी कमिटेड है। आप देखिए 2016 से के इलेक्ट्रिक का मल्टी ईयर टैरिफ का मसला चल रहा था। इस गवर्नमेंट ने ना सिर्फ जो है टिकट टेकर ने इसके काफ़ी सारे मसले हल किए बल्कि जो इसकी ट्रांजेक्शन में एक मसला था वो भी जो है ना इसको रिजॉल्व करके अब ट्रांजेक्शन भी उम्मीद है कि कुछ अर्से में आपको होती हुई दिखेगी। तो यही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है बाहर के इन्वेस्टर्स को लाने के लिए और कि आपके जो जो भी मसले हैं या जो मसलों पे जो सोल्यूशन करना है वो कोई देन एंड देयर हो, मतलब 8-8 साल वेट ना करना पड़े। तो अभी तो जो चीज़ें लग रही है उसमें लग रहा है कि रिफॉर्म वाली चीज़ें अगर होती रही तो ये सेक्टर यहाँ से भी शायद डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए। जहाँ तक फर्टिलाइजर सेक्टर की आपने बात की, हमने अपने पूरे अवेयरनेस सेशन में मुसलसल ये बात कही है कि फर्टिलाइजर में ये हुआ है कि इस वक्त फर्टिलाइजर पूरे पाकिस्तान में शॉर्ट है क्योंकि कुछ एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए ऊपर SIFC में काम हुआ है। तकरीबन कोई 1 लाख एकड़ जो है उन्होंने आइडेंटिफाई करके कुछ एरियाज को बढ़ाया है। तो जैसे जैसे डैम कुछ कंप्लीट हुए हैं तो कुछ एरियाज अंडर कल्टीवेशन बढ़ा है। हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 6 मिलियन टन की। इसमें फातिमा, FFC, एग्रीटेक और एग्रीटेक और एंग्रोस शामिल हैं। ये सारी कंपनीज मिला के तकरीबन 6.2-6.3 इस तरह का नंबर प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा तकरीबन साल का जो है 4-5 लाख टन का डेफिसिट ही रहता है और जो हमें कभी इंपोर्ट करना पड़ता है कभी कुछ और होता है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ पोजीशन जो है स्मगलिंग भी हो जाती थी। अब बॉर्डर मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग हुई है ये इसकी वजह से देखना पड़ेगा, बट हमारे यहाँ डिमांड है इतनी। दूसरा ये है कि फर्टिलाइजर के अंदर जो है इस वक्त गवर्नमेंट का प्रेशर है कि यूरिया सस्ती की जाए क्योंकि गवर्नमेंट अंडर SIFC फोकस करी है एग्रीकल्चर को भी। तो इसीलिए आप देखें जो एंड यूजर है उसको प्राइस मिल रही है 4,500 से 5,000 रुपये की यूरिया की बोरी, लेकिन वो बोरी आपका फर्टिलाइजर वाला बेच रहा है 3,600 रुपये की। और अब पहले बीच में तो FFC तकरीबन 3,300-3,400 की बेच रहा था, पिछले वीक में उन्होंने अपनी प्राइस को बढ़ाया है जो एग्रो फर्टिलाइजर बहुत पहले बढ़ा चुका था। फातिमा का जो एग्रीटेक वाला पाकरा वाला प्लांट था वो डिफरेंट प्राइस पे बेच रहा था
और जो ये वाला जो नॉर्मल प्लांट है वो कम प्राइस पे बेच रहा था। तो उसमें हो ये रहा था कि डीलर बहुत पैसे बना रहे थे। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि तकरीबन सारी इंडस्ट्री मिला के शायद जो है, अगर आप नंबर देखेंगे आफ्टर टैक्स में 55-60 अरब रुपए का हमारी होगी। बट 1100-1200 रुपये जो मार्जिन सिर्फ 100-150 रुपये होता था, मतलब कुछ बोरियों पे कंपनी में 800 रुपये बच रहे हैं, कुछ बोरी पे शायद इनको No. 1000-1200 रुपये बच रहे हैं। तेरा तो मुका है आगे ये नादिया शायद ये सज्जाद साहब है, शायद उनको वो तो बंद कर मुक दे। गया थे वो मुक गया तो काइंडली फिर आप अब लोग लाई अपने ले जा आगे माइक जो लाई है वाला वो मुका बंद आगे कर फिर दें। आगे अगर शजील आपके पास भी राइट है तो प्लीज ये बंद कर दें। शर्जील के पास है। शजील प्लीज बंद कर दीजिए प्लीज। तो जिसका आप देख रहे हैं शजील, देख के ना सबका बंद कर दीजिए माइक। कई दफा रिक्वेस्ट की लेकिन लोग समझते नहीं इस चीज़ को, जी डिस्टर्बेंस सर। कितनी आती है। तो इसमें जो सलमान साहब एक्चुअली जो है फर्टिलाइजर के अंदर जो है प्राइजेस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ने का रूम था। तकरीबन आप समझ लें कि 1100-1200 रुपये पर बोरी जो है शायद फर्टिलाइजर की बच रही है डीलर्स को। तो जो कि कंपनी के प्रॉफिट से भी डबल बनता है, तकरीबन मेरे हिसाब से 100 अरब से ज़्यादा का नंबर फर्टिलाइजर का सिर्फ डीलर्स की जेब में जा रहा है। तो या तो कंपनी अपनी डीलरशिप की तरफ मूव कर जाएगी, या कंपनी जो है प्राइवेटली अपने सेट सेट वगैरह खोल लेंगे, या इवेंचुअली जो है ये प्राइस मूव कर जाएगी। और इसीलिए हमने देखा कि फातिमा और जो एंग्रो थोड़े स्मार्ट प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि अपनी ही फर्टिलाइजर को थोड़ा सा रीपैक करके उसमें कुछ इंग्रेडिएंट डाल के उसको स्पेशलाइज फर्टिलाइजर के नाम से महंगा करके बेचा। जैसे एंग्रो ने एक मूव की थी, एंग्रो जिंक के नाम, जोरावर के नाम से अपनी जिंक कोटेड फर्टिलाइजर को थोड़ा सा नॉर्मल से 1000 रुपये महंगा, 800 रुपये महंगा बेचा। तो उससे ये हुआ कि फर्टिलाइजर भी बिकी और उसमें जो है उनका मार्जिन भी बेहतर हो गया। तो आई गेस थोड़ा सा जो है फातिमा और बाकी लोगों को में भी ये मूव बन सकती है, क्योंकि हमारे पास तो फर्टिलाइजर की डिमांड ठीक ठाक है। तो आने वाले दिनों में आपको फातिमा और FFC, FFBL और ईफेड, तीनों चारों प्लेयर्स में अच्छी अर्निंग्स भी दिखेंगी और ये सस्टेनेबल बेसिस पे दिखेंगी। और अगर आने वाले दिनों में गैस प्राइस बढ़ती हैं तो कंपनी जो है आई गेस उससे भी थोड़ा ज़्यादा प्राइजेस से गैस फर्टिलाइजर के पैसे को पास ऑन कर देगी। और दे आर एक्चुअली वेटिंग, क्योंकि जो है लास्ट अभी जो बढ़ी है उसके पास से गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उनको रखा हुआ है कि अभी आप प्राइजेस को फर्दर ना बढ़ाएं, लेकिन गैस प्राइस जैसे जैसे बढ़ेंगी ये पास ऑन करते रहेंगे। किसी और का सही। कुछ सवाल है? जी यहाँ पर यासिर जावेद साहब है, आप अपना सवाल कीजिए सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी रिजवान भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खैरियत से हूँ बिल्कुल, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजवान भाई, दो चीज़ें मैंने पूछनी थी, बल्कि तीन पूछनी थी। एक तो दिसंबर में आपने देखा होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियोज में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन कॉर्पोरेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट आ रही थी। लेकिन जनवरी में जैसे ही हॉलीडेज के बाद एकदम से ड्राई हो गई है वो, तकरीबन मीन्स कि अब नेट सेल ही तकरीबन आ रही है। तो आप उसकी क्या वजह देखते हैं? एक एक ये क्वेश्चन है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो थर्मल अपना सेल कर रहे हैं, तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कोई स्पेशल डिविडेंड दे देगा, एक कोई बड़ा सा इन दिस ईयर? जी एंग्रो मेरे ये। कॉर्पोरेशन एंग्रो कॉर्पोरेशन बेसिकली जो अपना थर्मल बिजनेस बेच रहा है उसके बाद इसकी फ्यूचर की एंडिंग काफ़ी हद तक ड्रॉप हो जाएंगी। बट एक हाउस ने भी इसकी टारगेट वैल्यू 500 रुपये निकाली है, जिसमें तो उन्होंने मेंशन किया कि एंग्रो फर्टिलाइजर की जो शेयर हैं उसकी वजह से और एंग्रो के वन ऑफ सेल सेल करने की वजह से और आने वाले दिनों में थोड़ा EPCL के मार्जिन बेहतर होने के से, क्योंकि यही तीन कंपनियां जिस जो मेजर कंट्रीब्यूशन करती हैं एंग्रो कॉर्पोरेशन की अर्निंग में। तो बिल्कुल एक वन ऑफ डिमांड आ सकता है जिसकी वजह से इसकी शेयर प्राइस जो है ना बढ़ सकती है। और उसके बाद अगर मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें एक कैच ये है कि अगर ये प्राइस बढ़ी है और आप उसमें सही टाइम पर एग्जिट नहीं ले सके डिविडेंड लेने के बाद, तो फिर यही होगा कि फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि और इसमें फिर खास ट्रिगर होगा नहीं। राइट। और वो जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स थी पहले, जो नेट बाय आ रही थी, वो काफी ड्रॉप हो गई है, उसका क्या कहेंगे आप? यासिर भाई, लेकिन आज हम बात करें तो 7 तारीख हुई है, पूरा हफ्ता, आई गेस एक हफ्ता पूरे नए साल में हुआ है। और अगर आप नेट नंबर देखें तो नेट नंबर तो नेगेटिव नहीं है ना, मतलब होगा ये कि नेट नंबर नेगेटिव है बट ग्रॉस नंबर नेगेटिव नहीं है। अगर 4-5 मिलियन की बाय होती है तो 4-5 मिलियन की सेल होती है, इसमें से सेल का नंबर 1-1.5 मिलियन से ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो है जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी कॉन्फिडेंस इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ेगा, आपके ये नंबर्स भी बेहतर होंगे। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे पहले देखता है कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला क्या है, डॉलर कहाँ पर है और करेंसी कितनी स्टेबल है। क्योंकि पिछले दिनों जो है अगर 100% आपने करेंसी निकाल दी और मार्केट अगर 150% से नहीं बढ़ी तो नेट नेट तो फॉरेनर को नुकसान हुआ ना।
तो ये सारी चीज़ें देखनी है, बट यस हमारा वेटेज अच्छा है और पिछले दिनों जो इन्वेस्टमेंट आई है, उम्मीद यही है कि इस दफ़ा जो है वो नंबर और बेहतर हो सकता है, बट अभी पूरा साल पूरा पड़ा हुआ है। राइट, थैंक यू। डाल दो बेटा। जी, यहाँ पर प्लीज आप लोग अपने माइक्स जो है प्लीज रिक्वेस्ट की जा रही है आप लोगों से कि आप लोग अपने माइक्स ऑफ कर दिया करें, क्योंकि इससे थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। जी, यहाँ पर नेक्स्ट है, अच्छा एक रिक्वेस्ट और भी हमने पहले भी की थी कि आप हमेशा अपना नाम मेंशन किया करें, क्योंकि इट्स नॉट गुड ना, अदरवाइज कोई भी इस तरह का नाम होता है तो वो अजीब लगता है सेशन में। तो अभी जो जिनसे मैं सवाल करूंगी, आप काइंडली अपना नाम जो है वो अपना जो नेम है वो मेंशन कीजिए। इन्फिनिक्स मोबाइल के नाम से आपका नाम आ रहा है, ठीक है, आप अपना सवाल कर सकते हैं, लेकिन काइंडली जरा आप अपना नेम मेंशन कर दीजिएगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, नवीद बाबर इस्लामाबाद से। मुझे जी, सर रिजवान वालेकुम से सलाम। पूछना था, बैंकिंग के हवाले से पूछना था कि बैंकिंग का रिजल्ट सीजन आगे आना शुरू हो जाएगा, बैंकिंग में कौन से शेयर्स आप रिकमेंड करते हैं कि डिलीवरी में उनको होल्ड किया जाए। स्पेशली नेशनल बैंक के बारे में पूछना चाह रहा था कि बहुत अरसे से इसने डिविडेंड नहीं दिया और इसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही है। तकरीबन नेशनल बैंक की अर्निंग आप समझ लें 17-18 रुपये जैसी अर्निंग आ सकती है। फिर इसका मसला ये है कि इसका एक कोर्ट केस चल रहा है, जिसमें जो है ना इन्होंने अपने पेंशन है उनको जो है पे आउट करना, पेंशन होल्डर्स को जो है ना के डिस्प्यूट केस चल रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने अपना पे आउट होल्ड किया था। और मेरा ख्याल है कि अगर ये डिसीजन इनके अगेंस्ट भी आ जाता है तो इन्होंने इतना बफर क्रिएट कर लिया है कि अब इनको जो है पेंशन की लायबिलिटी को पे करने में इतना मसला नहीं होगा। तो आप इस दिसंबर में या अगले मतलब जून तक में एक अच्छा पे आउट इसमें आता हुआ देख सकते हैं। प्राइस ऑलमोस्ट 20 रुपये से 35 रुपये हो गई है, बट अगर ये 18-17-18 रुपये का कंसिस्टेंट पे आउट अर्निंग दिखाता है और अपने पुराने 50% पे आउट पे चला जाता है, तो ये तकरीबन 60-70 रुपये का भी हो सकता है। जी, जी यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सबके माइक्स आप ऑफ कर दें, क्योंकि जो है इससे बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। पहले तो ये आप लोग ही काइंडली ऑफ कर दिया करें, क्योंकि इससे सेशन में ज़रा डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। और नेक्स्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी नाम की रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली आप लोग अपना नाम मेंशन किया करें, ताकि वो कॉल करने में थोड़ा सा मुनासिब लगता है, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट जिन्होंने क्वेश्चन रेज किया है वो भी ओप्पो के नाम से आ रहे हैं, तो सर आप अपना सवाल कर सकते हैं, लेकिन काइंडली अपना नाम ज़रूर मेंशन किया करें, क्योंकि कॉलिंग में फिर प्रॉब्लम होती है। जी सर, आप अपना सवाल कीजिए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम, नादिया अनवर साहिबा। वालेकुम सलाम। जी सर। डॉक्टर रवि हियर। एक्चुअली वो शुरू में ना जूम जब आप लॉगिन करते हैं ना, तब वो उसमें ऑप्शन होता है आप नाम चेंज करते हैं ना, तो हम्म। प्लीज सो जस्ट फॉरगॉट टू चेंज द नेम, दैट्स व्हाई। ओके, चलो कोई बात नहीं। जी रिजवान सर, साहब, अपना सवाल कीजिए। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? करम है अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। सर इट्स रियली वंडरफुल। मैं थोड़ा सा लेट हुआ एक्चुअली, कुछ काम से गया था, तो भागते पहुंचा आपका सेशन ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत आपकी शुक्रिया। मोहब्बत है जी। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। सर थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स एक क्वेश्चन था। जी सर एक एक पैटर्न होता है डीसीएफ ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को हम करते हैं और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। जी। तो सर कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी जगह जहाँ से जो नेट प्रेजेंट वैल्यूज के निकालने का कुछ तो सिंपलीफाई हो जाए, क्योंकि हम तो सीएफए नहीं है और वो हमें वो मैथमेटिकल इक्वेशंस करने आती नहीं कि हम किस सही उसमें एंट्री करें जो डिस्काउंट फैक्टर है एंड ऑल दैट, एंड वी कम टू द फैक्ट के जो एनपीवीज की ना सेक्टर की या एक स्टॉक की एनपीवी इतनी बनती है। सही है। तो कोई ऐसा देखिए, प्लेट नहीं ऐसा सच मेरी नज़र में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं गुजरा जिसमें मैं कंपनी का कैश फ्लो डालूँ और वो मुझे डिस्काउंट बैक करके बता दे कि ये इसकी जो है ना प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। दूसरी बात ये होती है, हर कंपनी को डीसीएफ से डिस्काउंटेड कैश फ्लो से नहीं देखते। किसी कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आप उसकी वैल्यू कैसे करेंगे? या किसी कंपनी का कैश फ्लो साइकिल बहुत डिस्टर्ब है, तो मतलब आप ही फर्टिलाइजर में शायद अप्लाई कर लेंगे, या आप किसी और जिस कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है। बट आई गेस इसको तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि लेकिन आप अगर गूगल करेंगे ना, तो आपको जैसे कंपाउंड का अगर आपको फार्मूला लगाना हो जी कि जी। तो वो मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से डिस्काउंटेड कैश फ्लो का फार्मूला आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें बस आपको करना ही होगा कि फिर उस कंपनी के कैश फ्लो ले जाके वहाँ डालना होगा, तो वो आपको राइट। उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू निकाल के दे देगा। और उसमें डिस्काउंट रेट एंड करंट कैश फ्लोज जो है वो अगर एंट्री करेंगे तो आ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा, बट मेरी नज़र से नहीं गुजरा।
या मैंने इसको देखा नहीं, बट इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई कि जैसे कंपाउंडिंग का आपको फार्मूला चाहिए हो ना, कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस रेट से ग्रो करना है और वो कितने अरसे बाद कितने की हो जाएगी, और आप एनुअली या क्वार्टरली या मंथली कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला तो मैंने खुद देखा है। बट ऑब्वियसली डिस्काउंटेड कैश फ्लो का भी होगा मेरे ख्याल से। इन्वेस्टोपीडिया या कहीं पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब गूगल करेंगे तो आपको कोई ना कोई वेबसाइट मिल जाएगी जिसको आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो का नंबर पंचन करने पे जवाब दे देगी। राइट सर, मतलब जैसे एक्सेल की शीट्स होती है नॉर्मली, वैसे तो मैंने सीएफए की बुक देखी है ना, एक जी और वैल्यूएशंस के नाम से, मैकिन्से कंपनी की, टिम कॉलर्स के ऑथर है ना वैल्यूएशंस। तो उसमें वो बहुत डीपली डिटेल डिस्कस करते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स के बारे में, एंड जो कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उसको आप एक्सपेक्टेशंस कैसे इसको बेटर करें, और मतलब इसमें सर्टेनिटी, जो हमारी अनसर्टेनिटी है उसको, इसकी प्रोबेबिलिटीज को कैसे इंक्रीज किया जाए ना, अल्टीमेटली कमिंग टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद फिर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हैं। लेकिन ये इतना लेंथी प्रोसीजर इन्होंने बुक्स में बताया है कि अगर हम एक एक स्टॉक का निकालने बैठे तो इट्स गोना वेरी टफ फॉर अस। देखिए, आप जो भी चीज़ बता रहे हैं ना उसमें देखिए दो चीज़ें हैं। अगर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो में आप कह रहे हैं कि कैश फ्लो पोजीशंस को देखना है, उसमें अगर कोई वेरिएशन है, कोई वन ऑफ है, उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसको आप हटा देते हैं, यही कहना चाह रहा हूँ मेरा ख्याल आप। और अगर आई आप थिंक जो है, हाँ, अगर आप उसको वन ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई है वो आपने हटा दी, आपने इसका नेचुरल कैश फ्लो देख लिया कि हर महीने हर साल का कितना कैश फ्लो है, तो उससे आप बिल्कुल फिर आप वैल्यू निकाल के फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देना चाह रहे हैं कि जी किस लेवल पर इसको एंट्री करना बेहतर होगा। बट आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत होगी, क्योंकि आपको बेसिकली कहीं जाके प्रेजेंट नहीं करना। तो आपको पूरा मॉडल बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको कैश फ्लो उठाएं, उसमें जो मोटे मोटे आइटम आपको लगता है ये वन ऑफ है उसको हटा दें, और आप उसको सही। जो है वैल्यू निकालें। और वैल्यू भी आपको एक बॉल पार्क फिगर चाहिए होगी ना, क्योंकि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए कि लेट बिल्कुल सपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज अगर मैं एग्रो फर्टिलाइजर की अर्निंग निकाल रहा हूँ और मेरी अर्निंग में मुझे बॉल पार्क नंबर आता है कि जी ये नंबर 24 रुपये से लेके 30 रुपये के दरमियान है, ये वेरिएशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एक सही। नंबर मुझे आ गया। अब मुझे पता है कि अगर आज इन डिस्काउंटेड 21-22% है, कि 15% हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू लेट सपोज सिर्फ डील के ऊपर 160 रुपये हो जाएगी, क्योंकि ऐसी बात है वो भी तो अप्रिशिएट करेगा। तो मुझे मोटा मोटा नंबर चाहिए, मुझे बेसिकली इसमें पूरा उसका कैश फ्लो बनाने की, उसकी क्वार्टरली सेल बनाने की, उसको वर्किंग कैपिटल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट सर, मतलब हमें एक मोटा मोटा एक एस्टिमेट चाहिए होता है कि यस, लेट्स कि मतलब अभी। दुनिया के में, मतलब आप अगर जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट का बाबा है वॉरेन बुफे, उसने, या आपने कभी सुना है कि उसने कभी जाके जो है ना कोई फाइनेंशियल मॉडल बनाया हो, उसने जाके कोई कैश फ्लो निकाले हो? बेसिकली बिजनेस के डायनामिक्स क्या है, और हाँ 5 साल की व्यू से या 4 साल की व्यू से या 10 साल की व्यू से उसको क्या लग रहा है कि यार इसकी सेल जो है आज 10 सालों में हिसाब से ग्रो हो रही है, और आबादी में ये लोगों में ये पसंद किया जा रहा है, और इसके अंदर ये डायनामिक्स होंगे या ये शॉर्टफॉल आएगा, उसकी वजह से ये जो है ना ओनली प्लेयर होगा जो राइट। मार्केट में चीजें बना रहा होगा। जैसे फर्टिलाइजर है, अर्निंग के हाँ साथ साथ डायनामिक्स ये है कि 6 मिलियन टन है, पूरा पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो बिल्कुल जितने का भी बिकेगा, लोग फसलें महंगी कर लेंगे पर फर्टिलाइजर तो डालेंगे ना। तो अगर फर्ज करें आज जो है ना 6 मिलियन टन और की सप्लाई कहीं से आ जाए, कहीं से गवर्नमेंट कोई प्लांट लगा दे, बोले कि यार 6 मिलियन टन की एक और हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं और 12 मिलियन टन की होगी, तो ये फर्टिलाइजर आधी प्राइस पे नहीं बिकेगा। लोगों को कंपटीशन आ जाएगा, जैसे और फील्ड में होता है, सीमेंट में होता है, स्टील में होता है, या किसी और का इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, कि प्लेयर्स भी है सप्लाई भी है, तो बायर के पास चॉइस है कि वो मुझसे हाँ ले या सामने वाले से ले। पर फर्टिलाइजर में चॉइस नहीं, तो एक तो प्रोडक्ट्स जैसे सीमेंट में यूनिफॉर्म है ना, सिर्फ बोरी के ऊपर नाम का फर्क होता है, सीमेंट अंदर सेम होता है, ऐसी बिल्कुल फर्टिलाइजर भी जो है सेम है। तो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट के अंदर जो है, अगर डिमांड है और सप्लाई शॉर्ट है, तो फिर आपको प्राइस बढ़ाना आसान होता है। तो ये मोटे मोटे इंडस्ट्री के डायनामिक्स होते हैं जो समझना इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी बेस पे आप वैल्यूएशन निकालते हैं, ये चीजें करते हैं। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। असल में ये कमोडिटी टाइप ऑफ बिजनेस है ना, फर्टिलाइजर हुआ या जी सीमेंट हुआ का जी ब्रांड, ब्रांड कॉन्शियसनेस या फिर प्राइसिंग पावर जो कंपनीज के पास होती है कि आज मैं 100 रुपए का जूस बेच रहा हूँ, अगर कल 200 का बेचूंगा तब भी लोग मेरे से बाय करेंगे, और जी। शीज़ा का या XYZ किसी का नहीं लेंगे, तो वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या फिर इसको मोड कहते हैं ना। मेरा ख्याल है आपका सवाल का जवाब मेरे को काफी हद तक होगी, कुछ और लोगों को मौका दे देते हैं, क्या कहते हैं आप? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट जो है सलमान साहब हैं, मैं उनको कहूँगी कि आप अपना सवाल कीजिए सर। मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट ले लेते हैं। अरीबा साहिबा है यहाँ पर। जी अरीबा साहिबा, आपका क्या सवाल है?
जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या यहाँ से पॉसिबल है जो इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं, लेट्स सपोज जैसे इंटरेक्टिव ब्रोकर्स के थ्रू कोई प्लेटफॉर्म है कि हम उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना कौन सा बात करें? आप डॉक्टर रेवा सर। जी नहीं सर, जी यहाँ जी इस अच्छा। प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ऐसा कोई भी नहीं है। ये पीएस चेस सिक्योरिटीज जो है ना, रेगुलेटेड से पीएसएस का रेगुलेटेड ब्रोकर है। और आई गेस यहाँ से पाकिस्तान में लीगल चैनल से अगर आप पैसे बाहर लेकर जाते हैं किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में, तो वो अलाउ नहीं है। तो हम जो भी चीज़ लीगली अलाउ नहीं है उसको पेश नहीं कर सकते। तो वैसे ये कि पाकिस्तान में दुनिया जहाँ की इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, क्रिप्टो से लेके और बाहर की स्टॉक से लेके, उसके चैनल्स आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे। बट हम बेसिकली ना तो गाइड करते हैं ना इनकरेज करते हैं। उसकी वजह ये है कि लीगली जो है ना यहाँ पर नहीं है। बीच में क्रिप्टो का सवाल उठा था, स्टेट बैंक ने कैटेगोरिकली इसको डिक्लाइन कर दिया था। अच्छा सर। थैंक यू। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत शुक्रिया। जी यहाँ पर मुश्तबा साहब हैं, आप अपना सवाल कीजिए सर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, मैं मुश्तबा बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम जी मुस्तफा भाई। रिजवान भाई, मैंने पूछना था, ये आप जो 20 years ओल्ड अगर कोई डाटा के फाइनेंशियल्स वगैरह देख रहे होते हैं तो ये आप कहाँ पे देख रहे होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो एनालिटिक्स वाली वेबसाइट है, ये SCS का जो वेबसाइट है वही टॉप पे आ रही होती है। PSX की वेबसाइट है, वहाँ पे 5 साल से ज़्यादा का डाटा नहीं मिल रहा होता। नहीं, हम और 5 साल ना का देख रहे होते हैं, 20 साल का तो मैंने आपको जिक्र भी नहीं किया, मतलब नहीं बेसिकली। नहीं, जैसे अभी आपने OGDCL का कहा कि 50% पे, दो हजार 80-90% पे आउट वाली आपने बात की ना। मैं 2005 से मार्केट में हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें याद भी हैं। अच्छा, नहीं हाँ जैसे भी, हाँ वही अपने OGDCL का 80-90% पे आउट का था। हाँ, सही। तो तो वैसे आप, 2008 है। हाँ 2008 का जो है ना वो मुझे याद है कि अच्छा 2008 में याद है। क्राइसिस से पहले मुझे क्या था। तो वो खैर डाटा अगर आप देखें किसी स्पेसिफिक कंपनी को गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप अगर नहीं, 2000। वो हाँ, उनकी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी 10 years से ज्यादा का मैक्सिमम वो भी कुछ नहीं कुछ वो का हटा होता है, देते वरना ज्यादा का हटा नहीं देते होता, हटा हटा देते हैं। 5 साल के बाद हटा देते हैं। कोई रेगुलेशन है जिसके बाद 5 साल के बाद रखना जरूरी नहीं है। सही। KHI स्ट्रोक से उधर थोड़ा सा मिल जाता है, आई थिंक 12-13 साल का, लेकिन 20 साल का तो कहीं पे भी नहीं होता। यार 20 साल का ऑब्वियसली जरूरत भी नहीं पड़ती। उसकी वजह ये होती है कि जो ट्रेंड है ना, मतलब पाकिस्तान में जो है ना, मैं आपको एक और मजे का डाटा देता हूँ, आप कहेंगे ये भी कहाँ से आया है। अब ये विद टाइम कहीं से निकल जाता है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिजनेस सीक्रेट होती है, आई कैन नॉट शेयर विद यू। तो उसमें हम्म। ये है कि 1990 से लेके 1998 तक जो है ना, आपको पता है डीजी खान का जो है मार्केट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी थी, या मार्केट कैप पर टन कितना था? $350 था। आज $20 पे मिल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान 91 से लेके 99 तक जो है ना सीमेंट का नेट इम्पोर्टर था। तो जो कंपनी लगती थी हम्म। उसकी वैल्यूएशन अजीब सी होती थी। लोग कहते थे यार ये कंपनी तो इतने मल्टीपल इतने टन्स पे जाके वैल्यू कर रही होगी। ये आपको कब बता रहा हूँ, 91 से 99 तक। अब डायनामिक्स चेंज हो गया। पाकिस्तान में उस वक्त हम नेट इंपोर्ट कर रहे थे, आज पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, सरप्लस में सीमेंट में बैठा हुआ। तो डायनामिक्स चेंज होने से उस इंडस्ट्री की स्टडी रेलेवेंट तो होती है फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पज, पर रेलेवेंट नहीं होती ना। मतलब आज मैं कहूँ कि यार डीजी खान तो बहुत सस्ता है, $20 का है, मैं ले लेता हूँ, क्योंकि वो $350 का हुआ करता था। तो अब वो होगा नहीं ना, क्योंकि उस हम्म। वक्त तो हम नेट इंपोर्टर थे, आज हम नेट एक्सपोर्टर हैं। फर्क आ गया है, जमीन 180 डिग्री का शिफ्ट है। सेम लाइक फर्टिलाइजर टुडे। यस। हाँ, ठीक हो गया। ओके जी, थैंक चलिए बहुत शुक्रिया। जी यहाँ पर अरीबा साहिबा हैं, उनसे मैं कहूँगी आप अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि लास्ट वीक हमने ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी एक्टिविटी देखी, जहाँ पे PSMC और एचकार और साजगार ने अपर कैप्स पे क्लोजिंग दिखाई फ्राइडे को। तो सर आपका क्या व्यू बन रहा है ऑटो सेक्टर के हवाले से? और सर PSMC का भी थोड़ा सा व्यू दे दिया कि क्या प्राइस आ सकती है इसकी मार्केट में, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और सर एचकार और साजगार के हवाले से भी थोड़ा सा व्यू दे दें। अच्छा, PSMC में जो बाजार में वैसे तो उन्होंने जो प्राइस ऑफिशियली रिवील की है वो 406 रुपये पर एम प्राइस पर शेयर होल्डर है। अब बाजार में जो बातें हो रही हैं वो लोग कह रहे हैं 1200 रुपये मिनिमम प्राइस बनती है, या 1400 रुपये मिनिमम प्राइस बनती है। इसी वजह से जो है ना उसके पीछे, जब देखिए सेक्टर में क्या होता है कि जब एक सेक्टर में एक प्राइस की कंपनी की वैल्यू इतनी हायर प्राइस पे ट्रेड होती है, तो सेक्टर की और कंपनियां होती हैं वो भी लोग रिवैल्यू करना शुरू होते हैं कि भाई PSMC अगर 1400 रुपये बिक रहा है, तो एच कार की वैल्यू भी 600 रुपये होनी चाहिए, पहले उसकी अर्निंग ना आए। PSMC में भी अगर आप देखिए क्वार्टर में लॉस आएगा। तो PSMC की डायनामिक्स की वजह से ही एच कार की प्राइस जो है बढ़ी है। अभी जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा, इसमें बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि ये प्राइस डील होती है नहीं होती। फर्स्ट करें डील अगर स्ट्राइक नहीं होती है, आप PSMC वाले लोगों की तो से कम पैसे बढ़ाते हैं और ये डील किसी से एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो फिर आपको एच कार और PSMC में यहाँ से नीचे आता भी दिखेगा। बट अभी तक जो प्राइस की बातें हो रही हैं वो बाजार के अंदर को 800 से 900 रुपये से लेकर 1200 रुपये के दरमियान है। तो अगर इस प्राइस पे होगा
तो एच कार में भी प्राइस का जंप आ सकता है, बट सेल्स एच कार की नहीं हो रही है। एच कार की जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स थी जिसमें आपकी SUV और सिविक और सिटी है, उसमें ज़्यादातर मेरे ख्याल से सिर्फ सिटी ज़्यादा बिक रही है, बाकी को है नहीं, और फिर इम्पोर्ट पे भी मसले हैं। तो प्राइस इतनी महंगी होने से उनकी जो सेडान जो फ्लैगशिप सिविक थी वो तो सेल भी नहीं हो रही है। वो BRV और HRV उस तरफ जो है ना कर रहे हैं, और सुना है कि कुछ और लेकर आ रहे हैं। तो एक और रूमर सुनी बाजार में कि शायद एच कार भी जो है ना बायबैक कर लेता है, बट एच कार इसलिए नहीं बायबैक करेगा कि वहां पर इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ एच कार जो है ना ज़्यादातर शिराजी होल्ड करते हैं, पास सुजुकी में 75% ऑलरेडी जापानीज होल्ड करते हैं। ठीक है, तो दोनों के डायनामिक्स में फ़र्क है। साजगार की यहाँ तक आपने बात की, साजगार में इलेक्ट्रिक रिक्शे तो उन्होंने प्राइस अगर आप पार्क व्हील पे जाके देखें तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी उसकी, कि वो ज़माने से उसको प्लान कर रहे हैं इलेक्ट्रिक रिक्शे को, और उस पर कुछ गवर्नमेंट से ड्यूटीज एक्सपेक्ट करें, शायद उनको मिल गई हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी भी लेकर आए वो, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है। तो मुझे लगता है कि एच कार में कुछ और भी प्लान है, कुछ शायद बाइक्स वगैरह की तरफ भी जा रहे हैं। और अगर 10 रुपये का क्वार्टर आया और ये क्वार्टर रिपीट होता है, 40-45 रुपये की अर्निंग वैसी बनती है। तो अगर मैं इसको ऑटोज में और ग्रोथ को देखूं तो शायद ये तकरीबन 5 से 7 के मल्टीपल पे 250 रुपये या 300 रुपये तो हो सकता है, सब्जेक्ट के जो बाकी ऑटोज मूव कर रही हैं, क्योंकि जो और जो मल्टीपल्स PSMC और एशकार को मिला उन्हीं मल्टीपल्स के हिसाब से तो इसका रेट ये बनता है। बट वैसे अगर आप PSMC की डील को हटा दें तो शायद इस सेक्टर में इतनी जान नहीं है, क्योंकि अभी इकॉनमी उस स्पेस से ग्रो नहीं कर रही, ना ही हमारी इम्पोर्ट स्पेस से हो रही है, कि जिसकी वजह से जो है ऑटो सेक्टर बहुत परफॉर्म करता हुआ दिखे आपको। ओके सर, थैंक यू। जी यहाँ पर नेक्स्ट सलमान साहब आप अपना सवाल कर सकते हैं जी। सर जरा पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। टेलीनॉर के खरीदने के बाद जब वो न्यूज़ आई थी तो 6 रुपए से उठकर ये 14 रुपए तक चला गया है। जी जी जी। इसमें एक रेफरेंस और नजर आता है कि बजट के अंदर गवर्नमेंट की ने अपनी होल्डिंग की जो इनफ्लोज में इसका डिविडेंड भी कैलकुलेट करा था। तो जी आपका थोड़ा सा प्राइस लेवल से भी बता दें और अर्निंग्स के हिसाब से आप किस तरह अच्छा, देख जो रहे हैं गवर्नमेंट का एक जो तो। बजट का नंबर आता है ना, उसमें सलमान साहब जो डिविडेंड फोरकास्ट होता है ना, वो कोई बेचारा जो है ना पता नहीं किससे पूछता है, किससे पूछ के लिखता है, ये अल्लाह जानता है। क्योंकि उसमें जो है सुई नॉर्थ का डिविडेंड भी अजीब सा लिखा होता है, उसमें नेशनल बैंक का भी डिविडेंड लिखा होता है जो कई सालों से पे आउट नहीं कर रहा। वो मेरे ख्याल से शीट को सही से अपडेट नहीं करता। ये अगर कोई बंदा जो है गवर्नमेंट में जैसे हर चीज़ों में एक बहुत सारी कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, तो वहाँ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बड़ा अजीब सा होता है कि बजट बनाते हुए अगर वो जाके मिनिस्ट्री के लेवल से हर बैंक से हर इंस्टीट्यूशन से पूछ ले कि भाई आप इस साल क्या डिविडेंड फोर्सी कर रहे हैं, तो वो शायद नंबर थोड़ा बेहतर हो जाए। तो मैं उस नंबर की रेलेवेंस तो नहीं मानता, बट यस जो टेलीनॉर वाली डील है उसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ गई है। और आई गेस जैस के बाद जो है और वारिस के मर्जर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। तो जब आपके पास दो बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे तो फिर आप प्राइस को ऊपर भी ले जा सकते हैं, और आप अपनी रेट को भी बेहतर करके अपने मार्जिन को बेहतर कर सकते हैं, जो उनके प्लान में भी है। बट अभी मेरे ख्याल से दोनों के मर्जर के बाद एक तो आपको बहुत बड़ा डेट उठाना पड़ेगा कंपनी पे, और अगर वो डेट उठाने के बाद जो वैल्यूएशन बनेगी नेट वैल्यूएशन, उसमें मुझे लगता नहीं है कि अर्निंग पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि देखिए यूफोन को बहुत पैसे से नहीं बना रहा, रुपये सवा रुपये की कंसोलिडेटेड बेस अर्निंग आती है। तो उस पर अगर टेलीनॉर मर्ज हो जाता है और टेलीनॉर भी डेट की वजह से अगर नेट आपका नेट प्रॉफिट नहीं आता, तो मेरा ख्याल है कि आपको अर्निंग में कोई विजिबिलिटी नहीं दिखेगी आने वाले सालों में। बट यस, इस वक्त सुना है कि मोबिलिंग जो है ना वन ऑफ द प्रॉफिटेबल सेगमेंट है और बहुत पैसे बना रहा है, जो लिस्टेड नहीं है, बट जो बाजार में और जो कुछ बैंकर से बात हुई है उसको देखते हुए लोग ये फोर्स कर रहे हैं कि PTC भी जो है दोबारा से अच्छे पैसे 2-3 सालों में बनाना शुरू कर देगा। इसके बाद फिर थोड़ा सा अपने मार्जिन को बेहतर करने की प्राइस बढ़ा देगा, और इस मर्जर के बाद। बट एक और मेरा सवाल ये है कि इस ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास डॉलर नहीं है। $450 मिलियन की ट्रांजैक्शन की थोड़ी किस तरह से होगी ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर आपने लोकली डेट जनरेट कर भी लिया अपनी बैलेंस शीट पे PTC ने, तो 450 मिलियन वो कैसे देगा टेलीनॉर को बाहर, क्योंकि हमारे पास तो अभी 450 मिलियन देने की पोजीशन नहीं है। क्योंकि हमने इससे पहले भी जो दो ट्रांजेक्शन है उसको एग्जीक्यूट होते हुए अभी तक देखे हैं। जो शेल की ट्रांजेक्शन होने जा रही है उसमें इसलिए हो रही है कि वो वाफी ग्रुप जो है बाहर से पेमेंट कर रहा है। और अगर आप लॉटे की भी ट्रांजेक्शन की बात करें तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि लॉटे इसलिए नहीं कर पा रहा है ट्रांजेक्शन के यहाँ से पैसे जाने, हालांकि ट्रांजेक्शन शायद इससे कम है। तो ये एक सवाल है, अगर इत्तसलात वाले जो आप कहना सर चाह रहे होंगे। इसमें जी हाँ एतसलात जो है जी, वो वहाँ के इत्तसलात
क्यों जो करेगा? पेबल बनती है पीडीसीएल की, क्यों करेगा? पीडीसीएल क्यों? की कुछ अमाउंट जो पेबल बनती है, जी, जो इस वक्त इस कि वक्त पूरी कुछ इस वक्त प्रॉपर्टीज की वजह से। जी, इत्तेसलात अगर सब पूरी कंपनी भी खरीद ले ना दोबारा से, पीटीसी की जो मार्केट कैप है ना पीटीसी का, तो उस पे जो है दो जी ढाई सौ मतलब इत्तेसलात ने जो है तकरीबन 1.6 बिलियन की करीब की डील थी, जिसमें से 400-700-800 मिलियन नहीं दिए, बट शायद 1.2 बिलियन दिए थे। आज वो $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पूरी जो है तकरीबन कोई उनकी 40-45 या 60-65 मिलियन डॉलर रह गई है। 60-65 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो रह गई है आपकी, आपने सोचा $1.2 बिलियन लगाए हो और आपको जो मिलेंगे वो 40-60-65 मिलियन डॉलर मिलेंगे। तो आप अगर 400 मिलियन इस कंपनी में क्यों डालेंगे पहली बार? और इत्तेसलात का शेयर है पूरी पीटीसी में 24%, 74% अभी भी गवर्नमेंट ओन करती है। तो आप ये कह रहे हैं कि इत्तेसलात वाले बाहर से खरीद के यहाँ मर्ज कर देंगे? क्यों भाई? इत्तेसलात वाले अगर उनको उन्हीं को करनी होगी तो वो ट्रांजेक्शन बाहर करके एक और कंपनी फॉर्म करेंगे और अलग से उसको जो है चला लेंगे। मतलब वो आपके साथ क्यों मर्ज करेंगे? मतलब आप थोड़ा इसको रैशनली सोच के देखें कि या तो पीटीसी की 100% होल्डिंग होती है इत्तेसलात के पास ना, तो वो ये ट्रांजेक्शन करते कि यार ठीक है हम अपनी वहाँ एक कंपनी को मर्ज कर देते हैं। इस वक्त भी गवर्नमेंट सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, तो ऐसा क्यों करेंगे? और 800 मिलियन जो डॉलर हैं वो अगर देने होते हैं तो पहले दे देते। तो आप ये कह रहे हैं, मतलब ये बात लॉजिकली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है कि ये इस तरह की ट्रांजेक्शन हो कि वो उनके साथ 800 मिलियन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए, बट और वो नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और इसको रिवाइव करना चाह रहे हो। बट अगर जो पुराना उनके साथ हिस्ट्री रही है उसमें तो आप देख लें उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आधी भी नहीं रही ना, वो तो फ्रैक्शन में आ गई। तो लेकिन यस, बाजार में बातें ऐसी हैं कि वो जो है बाहर से खरीद के बाहर से पैसे देंगे और यहाँ कर लेंगे और मर्ज कर देंगे, और वो जो उनकी पेमेंट 800 मिलियन है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करा देंगे। हो सकता है ऐसी बात सच हो। तो सर मैं थोड़ा सा ये एडवाइस देना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म में एग्जिट आप कब समझते हैं कि कब हो जाना चाहिए इसमें? देखें अभी किसी दिस भाई इज ने द ना बेस्ट टाइम या किसी वी भाई ने, शुड वेट? हाँ किसी भाई ने, देखिए मार्केट जो होती है ना, मार्केट मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन से नहीं चलती, क्योंकि मार्केट में मुझसे ही बड़े बड़े एक्सपर्ट ओपिनियन वाले भी बैठे हुए हैं और पैसे वाले भी बैठे हुए हैं। मार्केट चलती है फ्लो से। अगर आज किसी को लगता है पीटीसी की वैल्यू इसी खबर में 20 रुपये होगी, तो मैं भले लोगों को जब समझा लूँ कि यार ये वैल्यूशन एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन वो 20 रुपये का हो जाएगा। किसी ने ट्रीट के बारे में, अभी बल्कि आप मैं बात कर रहा हूँ तो किसी ने ट्रीट के बारे में और टीबीएल के बारे में पूछा। मेटस ग्लोबल ने पूरी कंपैरिजन दिया है कि ट्रीट की जो अर्निंग थी जब वो ट्रीट फर्स्ट मुदारबा में था तो वो लॉस में था, पहली बार प्रॉफिट में आया है। और उसकी जो प्राइस बनती है एक्साइड और एटलस बैटरी से डबल ट्रिपल बनती है। बुक वैल्यू भी जो है ना एग्जॉस्ट हो गई। मतलब 8 अरब की कंपनी को आपने थोड़ी सी लिस्टिंग कराई और लगता है खुद ही खींच खींच के 24-30-32 रुपए कर दिया, ताकि जो है आपकी बाकी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए और अगर आपने शेयर प्लेस कराने तो करा लें। अब इस पे जो है आप क्या वैल्यूशन देंगे? अर्निंग वाइज एक कंपनी में अगर 60-70 पैसे 1 रुपए की जगह है और वो आप 30-32 रुपए का ले जाएं, तो अब आप इस पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, बट ये कह सकते हैं कि भाई ये ट्रेडिंग कॉल है, आप इसमें ट्रेड कर लें। इसी तरह से पीटीसी के अंदर भी यही है कि ट्रांजेक्शन होने के चक्कर में हो सकता है 20 रुपए का हो जाए। बट अगर आप मुझसे कहेंगे लॉन्ग टर्म में अर्निंग कब कब बढ़ेगी, शायद उसमें 1-2 साल लगेंगे, जब ये मर्ज होने के बाद एक एंटिटी बन जाए और दूसरा इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट कम होना शुरू हो जाए। और ये ट्रांजेक्शन होगी कैसे ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। और ऑलरेडी क्योंकि 100% तो बढ़ चुका है। अब फर्ज करें 13 रुपये पे आप लेते हैं और ये 15 रुपये होता है और फिर दोबारा 12 रुपये पे खड़ा हो जाए, तो आप कहेंगे यार मैं तो फंस गया इसमें, स्ट्रक हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा इसको कॉशियसली देख लें। मेरा ख्याल है कि इसमें जो है आई कैन रूम और इम्प्रूवमेंट है, बट अभी थोड़ी बहुत अभी ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल नहीं है। जैसे के इलेक्ट्रिक है 3 का 6 हो गया है, मल्टी ईयर टैरिफ रिवाइज होगा, बट उसके बाद इसकी 40 पैसे की अर्निंग 1.5 रुपये होगी, रुपये होगी, ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कल भी नोटिस में लिखा है कि हम अच्छे टर्म्स पर निगोशिएट करेंगे। और किसी ने कहा कि हम ऐसा निगोशिएशन करेंगे कि आने वाले दिनों में इसकी बेस पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। बट वो क्या होगा जब तक वो आपको और मेरी नॉलेज में पब्लिक डोमेन में नहीं आता, इस पर कमेंट नहीं कर सकते। इस चक्कर में हो सकता है जो बातें हो रही डील पीटीसी के इलेक्ट्रिक की 14 रुपये हो जाएगा, हो सकता है। एक ज़माने में 10 रुपये पे डेट भी होता था। तो अब जिसने 2 रुपये पे लिया उसके पास तो मार्जिन सेफ्टी है कि वो 2 रुपये की चीज़ 5 रुपये बेचे या 4 रुपये बेचे। मतलब यहाँ नए इन्वेस्टर को जब तक इन्फॉर्मेशन मार्केट की अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा एक कॉशियसली करके प्ले करना चाहिए। आई गेस पीटीसी से बेहतर इन्वेस्टमेंट शायद पीपीएल है, यहाँ पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सर्कुलर डेट रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो 35 रुपये में से अगर 50% भी पे आउट आ जाए तो यील्ड में अच्छा है, फर्टिलाइजर अच्छे हैं, बैंक्स अच्छे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अभी क्लैरिटी नहीं है, तो अगर आप यहाँ जाते हैं तो ये रिस्क आपका खुद होगा। इसमें हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू गॉट योर।
जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अब्दुल नईम साहब हैं। जी सर, आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा, और यहाँ पर जिनके अस्सलाम सवालात हो वालेकुम मैम। चुके हैं। जी, वालेकुम सलाम। जी, अपना सवाल कीजिए। जी मैम, रिजवान भाई, मेरा शेल के बारे में पूछना था कि मैंने फ्राइडे को उसने अच्छा परफॉर्म जी किया। जी मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले अभी रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, उसमें शैल का आपको जवाब मिल जाएगा। और कोई सवाल है? थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर जिन जिन के सवालात हो गए हैं, काइंडली वो अपने हैंड जो है वो जो हैंड रेस डाउन है करना उनको है, प्लीज डाउन करना डाउन है। कर सकते हैं। क्योंकि इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है। और यहाँ पर किसी के कोई सवाल है जो करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम शर्जील जो है, जो कि शर्जील अहमद हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। फिर उनका सेशन हम नादिया आई स्टार्ट गेस करेंगे। जी, यहाँ पर और ये किसी के सवाल आ गया जी। सवाल नहीं है यहाँ जी। पर एक नहीं, एक सवाल आ गया है सर, मुनीर अहमद साहब का। उनका सवाल ले लेते हैं। जी सर, अपना सवाल कीजिए। फरूक साहब, आप अपना सवाल कीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। फारूक बात कर रहा हूँ। रिजवान साहब क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम जी फरूख साहब। सर ईपीक्यूएल का जरा व्यू देंगे कि ये आगे डिविडेंड देगा ये और इसका। डिविडेंड पे आउट बेसिकली जो है, जब ट्रांजेक्शन हो रही होगी ना, पूरा पूरा थर्मल बिजनेस बेच रहे हैं एंग्रो। तो एंग्रो कादिरपुर में भी ये कोई सरप्राइजिंग डिविडेंड जो आना था ना, वो आ चुका है। अब मेरे ख्याल से नॉर्मल डिविडेंड रह गए सबके। आप एनर्जी की सबकी चेंज उठा लेना, सबके 25-30 रुपए ना पर शेयर अभी भी रिसीवेबल में फंसे हुए हैं। वो कब रिलीज होंगे ये नहीं पता, बट अब से ना किसी का सर्कुलर रेट नहीं आ रहा। तो 3-4 रुपए की अर्निंग पे 3-4 रुपए का पे आउट नॉर्मल हो सकता है। सरप्राइज डिविडेंड किसी का पुराना बैकलॉग है वो मिल जाता है तो वो पैसे ज़्यादा दे सकता है, बट स्पेसिफिकली ईपीक्यूएल नहीं, सारी कंपनीज अच्छी हैं। आप हबको ले लें, निशात पावर ले लें, चुनिया पावर ले लें, सैफ पावर ले लें, आपको नूर एनर्जी ले लें। इन सब के अंदर जो है ना, इन सब के रिसीवेबल अभी भी फंसे हुए हैं। पूरा सर्कुलर रेट अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया। इस दिन ये क्लियर करेंगे ना, तो कैपको से लेके हर कंपनी के बड़े पे आउट्स आएंगे। तो इसलिए मैं अब नॉर्मल पे आउट नहीं कर सकता, बट ये है कि कंपनी ग्रुप बहुत अच्छा है, पे आउट देने में बहुत अच्छा है। तो आपको 3-4 रुपए का सालाना पे आउट आ सकता है। तो सर इसका जो अभी पार्टनरशिप हो रही है लिबर्टी पावर से, तो आगे चल कर क्या एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्या होगा, कुछ इसका इम्पैक्ट आएगा? कुछ भी नहीं बढ़ेगा। लिबर्टी के पास पैसे हैं और एंग्रो इस बिजनेस से एग्जिट लेना चाहता है, तो वो कंपनी को जो है बेच रहा है। अच्छा, पार्टनरशिप कर रहा है। अच्छा ठीक है। बेच रहा है, पार्टनरशिप नहीं कर रहा, बेच रहा है। नोटिस में शायद मेजोरिटी पार्टनरशिप पार्टनरशिप का मेजो नोटिस। मेजो हाँ, मेजोरिटी स्टेक बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है, इस वक्त एंग्रो फ्रांस लेन कंपनी है कि जो मेन स्पॉन्सर है फ्रांस ने, बाहर वाले बाहर वाले। जी, आप अपने माइक्स ऑफ कर दें, क्योंकि यहाँ पे जी सर। तो जी, इसमें जो है जो फ्रांस लेन कंपनी है वो बेसिकली जो है कंपनी को रन कर रहा है। बट एंग्रो इस वक्त अभी भी 26% ओन करता है उस कंपनी में। तो हो तो 100% शेयर होल्डिंग नहीं डायल्यूट हो रही होगी, बट कंट्रोलिंग स्टेक जा रहा होगा। तो ऑब्वियसली देखिए, इसमें एफिशिएंसी आने के लिए ना, जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक खबर आई थी लाल पीर और पाकजन पावर की, कि दे आर एक्चुअली विलिंग टू कन्वर्ट देयर बॉयलर टू थर्मल पावर प्लांट, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट 46 रुपीज से, फर्नेस ऑयल से कम होके या डीजल के ऊपर से कम होके 8 रुपये पर किलोवाट हो जाएगी। तो ये मेरिट ऑर्डर में नीचे आ जाएगा, तो उससे पाकिस्तान को सस्ती बिजली मिलेगी, क्योंकि कंपनी है जो पावर प्लांट ने डेट पूरा कर चुके हैं। इनके पास पीपी एक्सपायर होगा, उसके बाद जो है ना ये टेक और पे पे चले जाएंगे। बट अगर मुल्तान रीजन के अंदर जो है, अगर आप इनको अचानक से ऑफ कर देंगे, तो फिर एक सर्टेन लेवल पे ना कुछ इनकी ग्रेविटी होती है, शायद कुछ एक लोड फैक्टर होता है, कि अगर आप ऐसे किसी पावर प्लांट को ऑफ कर देंगे तो फिर उसके रिप्लेसमेंट ना हो ग्रिड पे, तो फिर मसला होता है। ठीक। तो इससे 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 जो उसकी प्राइस है, मार्केट प्राइस, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा आफ्टर अनाउंसमेंट कि कितना पार्टनरशिप हो रही है? बिकॉज ये प्लान एंग्रो तो बुक वैल्यू अभी होगा ना, बुक्स में जो नजर आ रहा है 46 रुपीज आ रही है कुछ भी इसकी नहीं बुक होगा। वैल्यू। एंग्रो का थ, एंग्रो एंग्रो का एंग्रो थर एंग्रो थर्मल एंग्रो एनर्जी के नाम से कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है, उसका स्टेक बिकेगा। उसके अंदर जो चीजें हैं वो तो वैसे ही मिल जाएंगी ना उसको। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं मुनीर अहमद साहब का। उसके बाद हम शर्जील के सेशन की तरफ जाते हैं। जी मुनीर साहब। चले, बहुत शुक्रिया रिजवान मैं यहाँ साहब। पर मैं यहाँ पर 2-3 सवालात का जी जवाब लेके फिर मैं शर्जील का सेशन देता हूँ।
अगेन जी FFL के ऊपर हमने बात की थी। फूड सेक्टर के अंदर जो है ना, जब ये मर्जर हो जाएगी कंपनी, तो ये कंपनी एज अ फौजी फाउंडेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी। उसमें सीरियल का 2-3 और बिजनेस मर्ज हो जाएंगे। बट मर्जर में शेयर क्या आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली FFL के पास जो है ना डेट ज़्यादा है और इक्विटी इतनी बची नहीं है। तो जो एक्स करंट शेयर होल्डर है उनके पास शेयर कम रह जाएंगे, और जो सीरियल के और बाकी जो बिजनेस है उसके पास शेयर होंगे। बट यस, कंपनी जो है इवेंचुअली जो फाइनल शक्ल आएगी वो काफ़ी अच्छी होगी। और क्योंकि सीरियल का तो बाकी बिजनेस है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, और FFL भी इज़ डूइंग प्रेटी वेल। तो अभी फ्यूचर यहाँ तो अच्छा एक रन अप आ चुका है 100% का। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कोई प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा इस खबर पे कोई 2-3 रुपये बढ़ जाए तो बढ़ जाए, बट वैसे कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। पाको के अंदर दिसंबर में डिविडेंड आना एक्सपेक्टेड है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा क्योंकि कैश फ्लो बेहतर है, तो डिविडेंड शायद 20 रुपये के बजाय शायद 30-35 रुपये या जैसा भी आ सकता है। और कोई मेरे ख्याल से सवाल तो ऐसे भी मैसेज पे भी नहीं अवेलेबल है। तो अब मेरे ख्याल से सेशन शर्जील की तरफ जाते हैं। शर्जील प्लीज़ आप जी चीज़ें ऐड कर लें। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। जी शर्जील अहमद, आप जो है अपना सेशन स्टार्ट करें। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, टेक्निकली मार्केट को रिव्यू कर लेते हैं और अपनी कुछ टॉपिक्स को जो है वो शेयर कर देते हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी अच्छा, इसमें बेसिकली ये रिपोर्ट है चेस सिक्योरिटीज की टेक्निकल रिपोर्ट, जो कि प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक के हवाले से जो है वो रेलिवेंट है। अब इसमें यह है कि अगर आप KC 100 को देखें तो KC 100 प्रॉब्ली डेट थोड़ी गलत है। आप KC 100 जो है वो ने प्रॉब्ली जो है वो अपने इस चैनल के टॉप से जो है वो रेजिस्ट करा था, और उसके बाद जो है वो थोड़ी सी इसने जो है वो करेक्शन ली थी 6 से 7 हज़ार पॉइंट्स की वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें। और इसका इसका जो ये असेंडिंग चैनल आ रहा था, उसका रीटेस्ट इसका हुआ था ऑलमोस्ट 58,500 के लेवल्स के करीब, जहां से इसने फिर बाउंस बैक हमें शो करा। तो अगर आप ये इसकी कुछ एक्टिविटी देखें बेसिकली, तो इसने रीटेस्ट करने के बाद एक अच्छा बाउंस बैक शो कर दिया है। अब इसमें सिनेरियो ये है, अगर हम चार्ट्स पे इसको देखें तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो अगर आप यहाँ पे देखें, बुलिश फ्लैग की जो है फॉर्मेशन हो रही है। और एक और चीज जिसको हम देख रहे होते हैं वो EMA कंसोलिडेशन होती है। वो भी मूविंग एवरेजेस जब आप लगाएंगे 200 की, और आप शिफ्ट करेंगे आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो भी हो रही है। तो ये ओवरऑल बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन है। इन केस अगर ब्रेकआउट होता है और अपने अपने इस पर्टिकुलर लेवल को ही ब्रेक करता है 65,050 के लेवल को, तो फिर ये जो इसकी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, ये जो अपवर्ड मूव है, ये हमें जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये फिलहाल व्यू है ऑन चार्ट्स जो हमारा बन रहा है KC 100 का। व्यू हमारा ये है बेसिकली कि अभी क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर बुलिश उसकी बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन हो रही है, तो इन केस अगर ब्रेकआउट होता है तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट है ये इसकी कंटिन्यू होगी, और फिर ये आने वाले सेशंस के अंदर हमें मोस्ट प्रॉब्ली अपने अपने इस पर्टिकुलर चैनल के टॉप को जो है वो अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पे जो लगभग 67,000 से लेके 67,100 के लेवल्स के करीब है। जो कुछ स्टॉक्स हमने शेयर करे हैं रिपोर्ट के अंदर, उसमें सबसे पहले ओजी है। OGDC को अगर आप देखें तो OGDC का ये जो ट्रेंड है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड था जो पिछले 1.5-2 सालों से चलता हुआ आ रहा था, वो चेंज हुआ है इस फेज के दौरान और अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ ये ट्रेंड।
हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन है, जो कि इस बात को कंफर्म कर रही है कि ये फिलहाल अभी अपने बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर अप ट्रेंड के अंदर है। थोड़ा सा इसने करेक्ट करा था, अगर आप देखें यहाँ पे, तो हाई पोस्ट करने के बाद अपने इस चैनल से रेजिस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसने करेक्ट करा था, लेकिन यहाँ पे फिर एक कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट हो रहा था, जहाँ पे अपने इस लॉन्ग टर्म डिसेंडिंग चैनल को रिटेस्ट कर रहा था ये, और अपने इस शॉर्ट टर्म के असेंडिंग चैनल को रिटेस्ट कर रहा था ये। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन था, जहां से बाइंग आनी थी ऑब्वियसली, क्योंकि इसका ट्रेंड ऊपर का था और यहाँ पे इसकी रिट्रेसमेंट भी पूरी हो रही थी 50%। तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ देखा हमने, और एक अच्छी अपसाइड हमने देखी है लास्ट 2 वीक्स के अंदर, जहाँ पे इसने 105 से लेके 106 के लेवल्स को टेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 20 से 22 रुपए की अपसाइड दिखाई है, और 127 के लेवल्स को जो है वो अप्रोच करा है। अब अगले हफ्ते के हवाले से हमारा व्यू ये है कि इन केस इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक 127 के लेवल्स, तो इट कैन अप्रोच 130, जो हमने 2 टारगेट्स मेंशन करे हुए, इन पर्टिकुलर टारगेट्स को ये अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ऑब्वियसली इफ इट टेस्ट्स 136 टू 137 के लेवल्स, तो यहाँ पे इसके इस असेंडिंग चैनल की भी रेजिस्टेंस आ रही है, तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो है सामना करना पड़ सकता है। अगला स्टॉक जो हमारा है वो सुई साउथ का है। सुई साउथ भी अगर आप देखें तो इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स के अंदर जो इसका डाउन ट्रेंड था वो कन्वर्ट हुआ है अप ट्रेंड के अंदर, विच ऑब्वियसली यू कैन आप नोटिस कर सकते हैं हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन से। तो यहाँ पे इसके अंदर हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही थी, और उसके बाद इसने जो एक हाई लगाया था 14.5-15 के लेवल्स के करीब का, उसके बाद इसने थोड़ा सा रिट्रेस करा। ऑब्वियसली रिट्रेसमेंट डज नॉट मीन कि इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया, थोड़ा सा इसने रिट्रेस करा और अपने इस असेंडिंग चैनल को भी रिटेस्ट करा, और अपने इस ओवरऑल ट्रायंगल पैटर्न जिसका इसने ब्रेकआउट दिया था उसको भी रिटेस्ट करा। तो अगेन यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट हो रहा था, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट आया, और लास्ट वीक के अंदर हमने ये देखा कि इसको रिस्पेक्ट देते हुए इसने एक अच्छी अपसाइड शो करी है। अब अगले हफ्ते के हवाले से चार्ट्स की बेसिस के ऊपर हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो इसकी अपवर्ड मूवमेंट है ये कंटिन्यू रहेगी, और आने वाले सेशंस के अंदर अपने इस रीसेंट हाई को ये रिटेस्ट कर सकता है, एंड इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक दिस, तो एक नया हाई लगाने की तरफ जा सकता है, जहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है अपने इस चैनल को रिस्पेक्ट देते हुए प्रॉब्ली चैनल की रेजिस्टेंस को जो है वो जाके टेस्ट करे। तो सुई साउथ इज आई गेस अभी काफी अच्छे लेवल्स के करीब है, और यहाँ से लगता है कि इसके अंदर काफी पोटेंशियल है, और एक फर्दर अच्छी अपसाइड जो है वो हमें बनती हुई दिख सकती है। अगला स्टॉक जो हमारा है वो एमसीबी है। एमसीबी अगेन लॉन्ग टर्म की इसकी 200 मूविंग एवरेज जो कि काफी सिग्निफिकेंस की हामिल होती है, वो आ रही थी, प्लस इसका लॉन्ग टर्म जो डिसेंडिंग चैनल है उसका रिटेस्ट हो रहा था, प्लस शॉर्ट टर्म के असेंडिंग चैनल का रिटेस्ट हो रहा था। ओवरऑल ट्रेंड इसका हमने ये देखा है हायर हाइज और हायर लोज को देखते हुए कि क्योंकि ये ट्रेंड ऊपर का है, तो ये जो एक शॉर्ट टर्म में पुल बैक था ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसने एक्ट करा, और बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा, और लास्ट 2 वीक्स में हमने ये देखा है कि इसके अंदर बुलिश एक्टिविटी हमने विटनेस करी है। अब आने वाले सेशंस के हवाले से हमें ये लगता है कि ये जो इसकी एक अपसाइड मूवमेंट है, ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म में जो पुल बैक हुआ था इसमें आरएसआई अगर क्योंकि ओवरबॉट वगैरह होता है तो वो भी थोड़ा कूल डाउन हो जाता है, तो वहां पे फिर एक बाइंग इंटरेस्ट हमें आता हुआ दिखता है। तो आने वाले सेशन के हवाले से हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इसकी जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है ये कंटिन्यू रहेगी, और प्रॉब्ली अपने इन हाइज को ये टेस्ट कर सकता है, एंड इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक दिस तो अपने असेंडिंग चैनल को की रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। जो चौथा स्टॉक हमारा यहाँ पर है प्योरली ट्रेडिंग कॉल है, ये पीटीसी का स्टॉक है। ये बेसिकली पीटीसी में अगर आप देखें तो इसके अंदर एक अच्छी हमने स्पाइक देखी थी, एक अच्छी अपसाइड देखी थी, जहाँ पे कुछ न्यूज़ फ्लो के हवाले से कुछ हमने एक्टिविटी देखी, और एक अच्छा इसने हाई लगाया। उसके बाद हमने देखा है कि पिछले कुछ सेशंस के अंदर इसने जो है वो रिट्रेस करा था, ऑलमोस्ट अपने इस मूव के 50% मूव के बाद 50% रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट करी, और वहां से एक डिसेंट बाउंस बैक इसने शो करा। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जो ब्रेकआउट लेवल हमारा था वो है वो 13.7 के करीब है। ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है हमारा। अगर इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक दिस 13.7 के लेवल्स विद गुड वॉल्यूम्स, विद डिसेंट वॉल्यूम्स, तो हम ये देख सकते हैं आने वाले सेशंस के अंदर ये इनिशियली अपने ऑलमोस्ट 15 से 15.2 के टारगेट्स को जो है वो मीट कर सकता है, और उसके बाद इन केस इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक दिस लेवल तो 16 से लेकर 16.2 के करीब जहाँ पे इसके रीसेंट हाइज हैं उनको टेस्ट करने के लिए ये जा सकता है। तो एक अच्छी हेल्दी करेक्शन के बाद, हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद इसने एक पिकअप लिया है, और ये जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है इसकी ये कंटिन्यू हो सकती है गिवन दैट अगर 13.7 के लेवल्स को ये विद गुड वॉल्यूम्स ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ टॉप पिक्स है हमारी, और इसमें बेसिकली ये है कि हम ये देख सकते हैं आने वाले सेशंस के अंदर इन स्टॉक्स को फोकस कर सकते हैं, और प्योरली ऑन ट्रेडिंग कॉल पीटीसी पे फोकस रख सकते हैं। इंडेक्स के हवाले से व्यू ये है कि अभी तो ऑन चार्ट्स क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, तो इस टाइम पे
basically we'll probably wait for a breakout of this bullish flag pattern. In case if it manages to give a breakout above this level, तो फिर हम probably जो 67,000 के highs हैं इसके जो इसने कुछ टाइम पहले लगाए थे उनको टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। और वहां पे क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है चैनल की, तो अगर वो ब्रेक होता है तो फिर मजीद नए हाइज मार्केट के अंदर लगते हुए नजर आ सकते हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील अहमद आपका। नाजरीन, यहाँ पर जो है सेशन का मैं इख्तिताम करूँगी, लेकिन उसको करने से पहले यहाँ पर जो हमारे दोनों गेस्ट थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रिजवान साहब जो कि चेस सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर हैं, और शर्जील अहमद जो कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। इन दोनों ने अपनी एक्सपर्टीज़ में आपके सवालात के जवाब दिए। और इसके साथ ही मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप जो है किसी बेहतर इन्वेस्टमेंट जो है प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर जो है आप चेस सिक्योरिटीज़ के साथ जो है अपनी एक इन्वेस्टमेंट को एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो है जो हमारा ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है, उसका हिस्सा बन के आप की जो भी है, जो भी आपकी रोज़मर्रा की जो क्यूरीज होंगी अबाउट पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। क्योंकि मार्केट जो है कभी तेज़ी और कभी मंदी की साइड पे चल रही होती है, तो इसमें आपको एक एक्सपर्ट राय की ज़रूरत होती है, और वो एक्सपर्ट राय आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। और बॉटम में दिए गए नंबर्स को जो है आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप भी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं आपसे इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you very much, Rizwan bhai, for your precious time. Thank you very much, Shajil, for your technical analysis. And thank you very much, Nadia, for your best hosting. Thank you, sir. Stay blessed ever. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Nadia. Jazakallah khair. Allah Thank you. Hafiz. Allah Yaman हाफ़िज़। Allah. जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you. Allah Hafiz.